हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ रेलिवेंट फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सेशन में जिन नोट्स को रेफर किया जाएगा वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है। इफ आपको अपनी हेल्प के लिए ये नोट्स चाहिए हो तो यू कैन ड्रॉप द रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अप्रोच बताना चाहूंगी कि ये सेशन कैसा होगा। सिंस वी ऑल नो एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर अस, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करेंगे। इसी के साथ हम मैप वर्क भी कवर करते चलेंगे। मैप वर्क के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड सेशन के अंत में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। I hope my approach is clear to you people. Now let's start the session. In this session, we will be covering the first chapter of NCERT, Class 6th History book. Chapter name is Introduction. What, Where, How and When. This is the chapter name. ये हम कवर करने जा रहे हैं. What, जिसका मतलब है क्या, कहाँ, कैसे और कब. हम इस पूरे चैप्टर में यही देखेंगे. बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये. हम बहुत ही बेसिक चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को ओपन करके रखें सो दैट आपको पता हो कि आप क्या रीड कर रहे हो. आप अपने इस चैप्टर को जब ओपन करोगे तो आपके पास जो पहला टॉपिक आएगा वो यही आएगा दैट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. आप अपने पास्ट से क्या जान सकते हो. तो हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है, जो हमारा टाइटल है वो यही है. हम सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या है ये, दूसरा हम देखेंगे कहाँ से है ये, वेयर, तीसरा है कैसे होगा और फोर्थ वन इज व्हेन, कब की बात होगी. तो हम ये धीरे धीरे करके देखेंगे. तो फर्स्ट वी हैव कि व्हाट, हम क्या जान सकते हैं अपने पास्ट से. तो क्या है, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा. तो क्या बताया गया हमें कि हम अपने पास्ट से बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, काफी सारी चीजें जान सकते हैं कि क्या खाते थे वो लोग, कैसे कपड़े पहनते थे वो लोग, कौन से घरों में रहते थे, किस तरीके से के घर हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पे. हम ये सब जान सकते हैं. इवन हम ये भी जान सकते हैं कि जो हंटर्स के लाइफ थे, हर्डर्स की जिंदगी थी, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, आर्टिस्ट थे, इनकी जिंदगी क्या हुआ करती थी, वो कैसे सरवाइव करते थे, वो कैसे रहते थे. ये है. सेकेंड वी हैव वेयर. हमने ये जान लिया कि हम अपने पास से क्या जान सकते हैं. अब कहाँ, वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ पे वो लोग रहते थे. हम जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग कहाँ पे रहा करते थे. हमने जिन लोगों के बारे में बात करा अभी फर्स्ट स्लाइड में, ये जो कुछ लोगों के बारे में बात करा हमने, हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, आर्टिस्ट, इन सब के बारे में जो हमने बात करा, अब हम उसी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ रहा करते थे, कहाँ पे रहते थे ये लोग. तो आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में जिन लोकेशंस के बारे में बात किया गया है वो आपके बुक में सिर्फ 5 लोकेशंस मेंशन्ड है. फर्स्ट हमारे पास नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है. सेकेंड वी हैव सुलेमान एंड किरथार हिल्स के बारे में बताया गया है. थर्ड हमें बताया गया है गारो हिल्स के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है. फिर विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, ये दोनों एक ही में है. फोर्थ हम बात करेंगे इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज के बारे में. एंड द लास्ट, या फिर तो आप फिफ्थ बोल लो, वो हम बात करेंगे गंगा और इनकी ट्राइब्यूटरी जिसको हम सोन कहते हैं उनके बारे में. एक एक करके हम इन पांचों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो हमें एक बहुत ही बेसिक हमें पता चल गया कि आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में किन किन लोकेशन के बारे में बात किया गया है. अब हम उसको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. तो क्या है ये नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर को रेफर करने के लिए बोला गया है. हम पहले मैप में देखेंगे. मैप में देखने से पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या आपकी बुक में मेंशन किया गया है. पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. काफी सालों तक यहाँ पे लोग रहा करते थे. कहाँ की बात हो रही है, तो बैंक्स ऑफ दिस रिवर, नर्मदा रिवर की बात हो रही है. नर्मदा रिवर के किनारे पे काफी लोग उस समय पे रहा करते थे, काफी सालों से रहा करते थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स. आपके बुक में जो मेंशन किया गया है वो है स्किल्ड गैदरर्स के बारे में. ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इसमें मेंशन किया गया है दैट जो अर्लीस्ट पीपल हैं, जो सबसे पहले रहा करते थे नर्मदा रिवर में, जिन्होंने शुरू करा था रहना, वो कौन थे, तो स्किल्ड गैदरर्स की बात करते हैं. अब गैदरर्स होते क्या हैं, तो वैसे लोग जो कि अपने फूड को ना गैदर करके खाते थे. उन्हें बहुत समझ हुआ करती थी कि क्या, कौन से फ्रूट्स कितना बेनिफिशियल होगा, हमें कौन सा फ्रूट कहाँ पे मिलेगा, कौन से रूट्स हम खा सकते हैं, इन सब की समझ उनके अंदर होती थी. इस वजह से हम इन्हें स्किल्ड गैदरर्स कहते थे. ये करते क्या थे, तो ये गैदर करते थे अपने फूड को, दैट इज इट.
दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, इन्हें प्लांट्स के बारे में काफी नॉलेज थी इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो इन्हें पता था कि कहाँ कहाँ पे चीजें उन्हें मिल सकती है उनके आसपास के जंगलों में, और साथ में वो रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, और बाकी जो और भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है अपने खाने के लिए वो भी वो गैदर किया करते थे। इवन हमने ये भी देखा कि वो हंट करते थे, एनिमल्स वगैरह की हंटिंग किया करते थे वो। तो ये हमारा नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है। दैट सबसे पहले तो ये कि जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के बैंक में रहा करते थे, काफी सालों तक वहां पे रहे थे। जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो सबसे पहले वहां पे रहना शुरू किए थे, वो स्किल्ड गैदरर्स रहना शुरू किए थे। गैदरर्स होते क्या हैं? तो वैसे लोग जो कि अपने खाना को कलेक्ट करके गैदर करके रहते हैं, उसके जीवन यापन करते हैं गैदर करके फूड को ही, तो उनको हम गैदरर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्किल्ड गैदरर्स की बात हो रही है, तो ऐसे गैदरर्स जिनको काफी नॉलेज थी प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, रूट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, और भी चीजों के बारे में। और साथ ही में हमने ये भी देखा कि वो एनिमल्स की भी हंटिंग करते थे। अब हम चलते हैं मैप के ऊपर। हम मैप में लोकेट करेंगे नर्मदा रिवर कहाँ पे है। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये वाला जो रीजन है नर्मदा रिवर का, ये वाला, इस वाले एरिया में हमें क्या देखने को मिला? तो स्किल्ड गैदरर्स हमें देखने को मिले। इन्हें काफी नॉलेज थी फॉरेस्ट की, प्लांट्स की, रूट्स की, फ्रूट्स की, राइट। नेक्स्ट जो है, रिफर सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड हमारी एनसीईआरटी की बुक में बोला गया है कि आप सुलेमान को आप देखो, सुलेमान एंड किरथार हिल्स को देखो, जो कि नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस क्या बात की गई है इस सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में। So some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley around about 8,000 years ago are located here। क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे women and men वहां पे सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किए थे। क्रॉप्स भी कौन सी? तो वीट और बार्ले की बात की गई है। और कब की बात हुई है? तो 8,000 ईयर्स अगो की बात की गई है। याद रखेंगे ये चीज कि 8,000 ईयर्स अगो की बात की गई है। 8,000 साल पहले करीब, आज से 8,000 साल पहले करीब हमने सबसे पहले वीट और बार्ले की खेती होते हुए देखी थी। एंड बार्ले पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई यहाँ के जो लोग थे ना वो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी कर रहे थे, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गए, इन सब की रेयरिंग करते थे। और साथ ही में ये विलेजेस वगैरह में रहा करते थे। तो इस चीज को देखना। ऊपर जो हमने नर्मदा के बारे में पढ़ा, तो नर्मदा में यहाँ पे क्या हो रहा था? स्किल्ड गैदरर्स थे यहाँ पे, ये गैदर करते थे, ये बाहर निकलते थे, गैदरिंग करते थे, फूड इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे, एंड दैट्स इट। लेकिन जब आप नॉर्थ वेस्ट में आते हो, सुलेमान और किरथार हिल्स की बात करते हैं, आज से 8,000 साल पहले की बात करते हैं, तो वहां पे लोगों को वीट और बार्ले की खेती करनी आ गई थी। लोग वहां पे वो कर रहे थे, एनिमल्स की रेयरिंग हो रही थी वहां पे, गोट गोट हो गए, शीप हो गया, कैटल्स वगैरह हो गए, उनकी रेयरिंग हो रही थी। और साथ में ये लोग क्या करते थे? ये लोग विलेजेस में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। अब चलते हैं मैप के ऊपर, सुलेमान एंड किरथार हिल्स को हम देखते हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स वाला। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे लोग विलेजेस में रह रहे हैं। फर्स्ट वी हैव विलेजेस में रह रहे हैं। सेकंड हमें यहाँ पे वीट एंड बार्ले देखने को मिल गया। एंड थर्ड हमें रेयरिंग भी देखने को मिली कि लोग यहाँ पे रेयरिंग भी कर रहे थे एनिमल्स की। ये क्लियर है? थर्ड जो लोकेशन हमारी बुक में मेंशन किया गया है वो है रेफर टू गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स बहुत फेमस। आगे और भी जो सेशंस आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे गारो हिल्स के बारे में। ज्योग्राफी में हम इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है, और विंध्यास हमारे सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, तो हम वो भी देखते हैं। अभी मैप में हम इसको देखेंगे। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। हमें इस एरिया में एग्रीकल्चर डेवलप्ड होता हुआ दिखा। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास।
और विंध्यास के नॉर्थ में ही आपको सबसे पहले राइस की खेती होते हुए दिखी थी। नाउ मैप के ऊपर आते हैं वापस से। क्या बोला हमने? गारो हिल्स के बारे में बात करी एक तो। ये हमारा पूरा गारो हिल्स है, ये पूरा गारो हिल्स है, और साथ में विंध्यास, ये विंध्यास, ये है विंध्यास। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? गारो हिल्स और विंध्यास में आपको गारो एंड विंध्यास में हमें एग्रीकल्चर डेवलप्ड होते हुए दिखा, एग्रीकल्चर डेवलप्ड होते हुए दिखा। साथ ही साथ में हमें विंध्यास में क्या देखने को मिला? विंध्यास के नॉर्थ में हमें सबसे पहले राइस की प्रोडक्शन देखने को मिली, राइस की प्रोडक्शन देखने को मिली। तो समझना पहले क्या हुआ था। सबसे पहले तो आपने क्या देखने को मिला आपको? स्किल्ड गैदरर्स की हमने बात की कि उस टाइम पीरियड पे लोग गांव वगैरह में नहीं रहते थे, बस गैदरर्स थे वो लोग। सेकंड हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा व्हीट और बार्ले की खोज हो गई थी, लोग उसका प्रोडक्शन करने लग गए थे, वो फिर गाँव में रहने लग गए थे, रेयरिंग करना शुरू कर दिए थे वो लोग। थर्ड हम देखेंगे कि कैसे गारो हिल्स और विंध्यास वगैरह में आपको एग्रीकल्चर डेवलप होता होता हुआ दिखा। एंड फिर धीरे धीरे आपको विंध्यास के नॉर्थ की तरफ आप जाते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले लोग चावल की खेती करते हुए दिखते हैं। फोर्थ हमारे पास जो लोकेशन की बात की गई है वो है रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज होता क्या है? तो ये ना कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है कि ट्राइब्यूटरीज होते क्या हैं। तो ट्राइब्यूटरीज जो होते हैं वो स्मॉलर रिवर्स होते हैं दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। छोटे छोटे नदी होते हैं ये, जो कि काफी बड़ी वाली जो नदी होती है उसमें जाकर के वो फ्लो करके जाते हैं और उसमें मिल जाते हैं वो, तो उनको हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तो अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। और अब हम बात कर रहे हैं 4700 years ago की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आपके कुछ अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश हो गए थे इस बैंक के ऊपर। कौन सी बैंक की बात की गई है? तो इंदस की बात की गई है। इंदस रिवर के जो बैंक है वहां पे आपको काफी सारे सिटीज फ्लरिश करते हुए दिखे थे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हड़प्पा। हम हड़प्पा को क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। हड़प्पन सभ्यता जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपका ये क्लास 12th तक चलेगा, तो इसे हम भूलेंगे नहीं। अर्लिएस्ट सिटीज जो फ्लरिश हुई थी इंडस में, तो हम वो हड़प्पा ही है। तो ऐसे सिटीज को भी हम देखेंगे। अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the गंगा। और फिर 2500 साल पहले तक आते आते गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज में भी आपके भी बैंक में आपको सिटीज डेवलप करते हुए दिखेंगे अलोंग द सी कोस्ट। और तो एक बार हम टाइमलाइन समझेंगे। हमने क्या पढ़ा? 8000 years ago हमें क्या देखने को मिला कि लोग विलेजेस में सेटल होने लग गए। सेटलमेंट्स देखने को मिला हमें यहाँ पे कि लोग कैसे एक जगह स्थिर होकर के रहने लग गए। साथ में हमें क्या देखने को मिला? वीट और बार्ले की खेती होते हुए दिखी हमें। और क्या देखने को मिला? हमें रेयरिंग देखने को मिला, रेयरिंग ऑफ गोट हो गए, कैटल्स हो गए, उनकी रेयरिंग देखने को मिली। 8000 ईयर्स अगो से अब हम सीधे आते हैं 4700 ईयर्स अगो। तो 4700 ईयर्स अगो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर है, वहां पे आपको अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश होते हुए दिखी, अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड होते हुए दिखी। हड़प्पा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आप 2500 ईयर्स अगो की बात करो तो यहाँ पे आपको गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी के पास आपको सिटी फ्लरिश होते हुए दिखी। यही वापस आते हैं मैप के ऊपर, वापस आते हैं, एक बार मैप देखते हैं। वेयर इज इंदस? ये रही इंदस। वेयर इज इंदस? तो ये हमारा इंदस है, ये पूरा हमारा इंदस रीजन है, इसे भी इंक्लूड कर लो। ये पूरा हमारा इंदस है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड। सबसे पहले हमें सिटीज यहाँ पे देखने को मिले। इसमें एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सिंस मेंशन्ड है तो मैं इसे मिस नहीं करना चाह रही थी। तो ये जो मैप है हमारा, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया का मैप है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट कंट्रीज। हमारा इंडिया है इसके अंदर, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है, अगर आपको लोकेशन पता हो तो।
एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। और साथ में इसके नेबरिंग कंट्रीज जो है वो अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब इसके अंदर है। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। बहुत बार आपका जो साउथ एशिया है उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं तो उसके पीछे रीजन है, बिकॉज ऑल्दो इट इज अ स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये हमारा एक कॉन्टिनेंट नहीं बना सकता है, इतना इनफ बड़ा नहीं है ये कि इसे हम कॉन्टिनेंट कह दें। तो इट इज वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड। और बाकी जो एशिया है उससे काफी अलग है, ये सेपरेटेड है बाय हिल्स हो गया, सीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो उनसे काफी अलग हो जाता है ये। तो इस वजह से हम इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है, और बाकी एशिया से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीज, हिल्स और माउंटेन्स। तो इस वजह से हम इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये था। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ लोकेशन है वो है हमारा रेफर गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो गंगा की बात हम कर रहे हैं और इसकी जो ट्राइब्यूटरी है सोन की बात कर रहे हैं। तो इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। मगध एक बहुत ही पावरफुल किंगडम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मगध में। मगध है कहाँ पे तो ये बिहार का पार्ट है, आज का जो प्रेजेंट बिहार है उसका पार्ट है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। गंगा कहाँ पे है, लेट्स मूव टू द मैप। ये रहा हमारा गंगा, ये है हमारा गंगा, और इसी के साउथ में दिस इज नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं आपको मगध देखने को मिलता है। सदर्न पोर्शन ऑफ गंगा जो है वो हमारा मगध कहलाता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ वेरी लार्ज किंगडम। और उस टाइम पे, तब की टाइम की बात हो रही है कि बिहार में जो मगध एरिया था वहां पे आपको सबसे पावरफुल रूलर आपको देखने को मिलेंगे, एक किंगडम आपको देखने को मिलेगी। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और ये किंगडम इतना बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा था ये किंगडम की कंट्री के और भी अदर पार्ट्स में भी ये फैला हुआ था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और जो लोग थे वो ट्रैवल किया करते थे सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट में। अब इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है उसमें कहीं ना कहीं लोग ट्रैवल करके जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। तो होता ये था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है आप देखोगे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा पूरा फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। इसमें आपको बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलेंगे, सीज देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स हैं, रेंजेस वगैरह हैं, डेजर्ट्स वगैरह हैं। तो वहां पे बहुत मुश्किल होता था लोगों को ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, लोग ट्रैवल करते थे। तो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जो लोग थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए मूव करते थे, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। और किसके लिए मूव करते थे, नेचुरल डिजास्टर्स आ गया, कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, जैसे कि बाढ़ आ गई, या फिर तो सूखा पड़ गया, बंजर हो गई जमीन। तो उस केस में लोग एक एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रैवल करके जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। बहुत बार जो लोग थे, जो आर्मीज वगैरह थी वो दूसरे लैंड को कॉन्कर करने के लिए मार्च मार्च करती थी। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और साथ में जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो कारवान्स या फिर तो शिप वगैरह में वो जाते थे वैल्यूएबल सामान को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो रिलीजियस टीचर्स वगैरह थे वो गांव-गांव जाते थे, वो भी वॉक करके जाते थे, वो गांव-गांव पे जाते थे, शहर-शहर जाते थे, और रुक-रुक करके वो अपने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते थे, एडवाइस वगैरह देते हुए जाते थे अपने रास्ते में। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर एडवेंचर की का स्पिरिट था, तो वो लोग भी ट्रैवल करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें नई चीज, एक्साइटिंग प्लेसेस हमें जाना है, नए जगह पे हमें जाना है, वहां पे जाके कुछ डिस्कवर करना है। तो उनमें से भी कुछ लोग हुआ करते होंगे। तो ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। जितने भी लोग मूव करते हैं, चाहे वो लाइवलीहुड के लिए कर रहे हों, चाहे वो बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर कर रहे हों, चाहे वो मर्चेंट हों अपने शिप को लेकर के, वैल्यू अपने वैल्यूएबल चीज को लेकर के इधर उधर कर रहे हों, या फिर तो कोई भी रिलीजियस टीचर हो जो कि वॉक करता हुआ जा रहा हो, कोई भी अपनी जो उनकी टीचिंग्स है वो स्प्रेड करता हुआ जा रहा हो, या फिर तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एडवेंचर करने की ज्यादा वो रहती है, पैशन रहता है।
तो वैसे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वो सिर्फ मूव नहीं करते हैं, वो अपने थॉट्स, आइडियाज़ शेयर करते हुए जाते हैं। जैसे आज के दिन में आप देखते हो ना कि एक स्टेट का खाना आपको दूसरे स्टेट में भी देखने को मिल रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो लोगों ने ट्रैवल किया होगा, लोग उस जगह पे गए होंगे, उन्होंने ये आइडिया शेयर किया होगा, बताया होगा कि भई हमारे स्टेट में तो ऐसा खाना बनता है। तो उससे इंस्पायर होके फिर दूसरे स्टेट में लोग बनाते हैं। तो ये एक तरीका है, ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। गंगा की बात मैंने कर दी है कि गंगा और सोन की भी बात किया हमने, तो ये है गंगा और गंगा के पास में ही दिस इज द सोन रिवर। यहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर देखने को मिला। सोन पार्ट भी इसी का है, दैट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा है ये। तो गंगा और सोन दोनों में ही आपको ये मगध देखने को मिला, एक बहुत ही लार्ज किंगडम हमें वहां पे देखने को मिली। नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? अच्छा, लोग ट्रैवल करते क्यों हैं अभी भी और तब भी क्यों क्या करते थे? तो why do people travel nowadays? Hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब देखो, जो ये mountains हैं, hills हैं, seas वगैरह हैं, ये काफी ना सबकॉन्टिनेंट के frontiers होते हैं। फ्रंटियर्स क्या होते हैं? तो ये फ्रंटियर्स जो होते हैं ना, ये ऐसे देख लो कि बाउंड्री क्रिएट करने का काम करते हैं। ये एक सबकॉन्टिनेंट, एक पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट को दूसरे पार्ट से अलग करने का काम करते हैं। हिल्स, माउंटेन्स और सीज, ये नेचुरल फ्रंटियर्स है, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है ये। व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट, अब इन सब चीजों को ना पार करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जिन लोगों ने चाह लिया कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो उन्होंने कर भी लिया, चाहे वो माउंटेन हो या फिर तो सीज हो। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरे सबकॉन्टिनेंट से आए होंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट से आए होंगे और यहाँ पे आकर के वो सेटल डाउन हुए थे। These movements of people enriched our cultural tradition. और इन लोगों के आने से हमारा कुछ खोया नहीं, उल्टा हमारी कल्चर और इनरिच हुई थी। हमें और भी चीजें जानने को मिली, उनके कल्चर के बारे में हमने जाना, अपने कल्चर को और इनरिच बनाया। इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाई है, वी ऑल नो कि हमारे इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी है। चाहे वो चाहे वो खाने को लेकर के हो या फिर तो पहनावे को लेकर के हो या फिर तो कोई और चीज की बात कर ले, तो कहाँ से हुआ वो? तो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ कि वो लोग ट्रैवल करके आए, हमने उन सारी चीजों को अडॉप्ट किया और हमारे इंडिया में आज इतने कल्चर्स देखने को मिलते हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अभी जस्ट मैंने बताया दैट जब लोग आते हैं तो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो जैसे स्टोन कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग जो आर्ट वर्क्स, आर्ट स्टाइल्स वगैरह हमने लोगों से अडॉप्ट करा या फिर तो हमने उनके साथ शेयर करा। म्यूजिक्स वगैरह कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेंगी। इवन लोग खाना कैसे बनाया करते थे, हमने वो तक शेयर करते हुए देखा, जिनकी वजह से आज हमारे पास इतनी तरीके की कुकिंग फूड आइडियाज। नेक्स्ट वी हैव नेम्स ऑफ द लैंड। हम नाम बढ़ रहे हैं कि लैंड का नाम कहाँ से पड़ा, क्या था और बेसिकली या फिर तो क्या है। वी ऑफन यूज टू वर्ड्स फॉर आवर कंट्री। अपने इंडिया के लिए हम दो वर्ड हम यूज करते हैं। फर्स्ट वी हैव इंडिया एंड भारत, दोनों ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इंडिया और भारत की हम बात कर रहे हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो ये इंडिया वर्ड है वो हमारा इंडस से निकल करके आया है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और इसी इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जो ईरानियंस और ग्रीक्स वगैरह जो आए थे 2500 ईयर्स अगो, जो लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट के तरफ से, एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, इन्हें इंडस के बारे में पता था, दैट्स व्हाई ये हिंदोस कहते थे या फिर तो इंदोस कहते थे। अच्छा, ये लोग ना प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, एच को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से वो लोग इंदोस कहते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और जो ईस्ट है रिवर रिवर का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम इंडिया के नाम से जानते थे। ये जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, ये जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे 2500 ईयर्स अगो, तो इन्हें इंडस के बारे में पता था। इसी वजह से ये इंडस को इंदोस कहने लग गए थे। और जो हमारा इंडस जो रिवर है उसके जो ईस्ट पार्ट में जो लैंड पड़ रही थी उसे ये इंडिया कहने लग गए। तो मैप से पहले समझेंगे, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। इस तरफ से कहीं से ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे, ये हमारा इंडस रिवर है, दिस पूरा पोर्शन हमारा इंडस है, और इसी की ट्राइब्यूटरीज हैं इस तरफ, ये है काबुल, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारे हमारे ट्राइब्यूटरीज। अब देखो,
जो ग्रीक्स थे, इनका कहना था कि ये ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न रीजन, इनको ये कहते थे इंदोज। इंदोज से निकल के आया है इंडिया। और नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग, जो कि ये वाला पूरा पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को ये भारत कहते थे। को भारत कहते थे। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारी बुक में यही लिखा हुआ भी है, यही मेंशन किया गया है दैट हम जनरली अपनी कंट्री को दो नाम से हम पुकारते हैं, फर्स्ट इंडिया एंड द सेकंड वन इज भारत। जो इंडिया नाम आया है वो इंदस यानी कि सिंधु में, सिंधु कहते हैं हम संस्कृत में। ईरानियंस वगैरह जो थे या फिर तो ग्रीक्स की बात कर लो तो ये 2500 साल पहले आए थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ एंड वर फेमिलियर विद द इंदस। इनको इंदस के बारे में पता था, इस वजह से ये हिंदोस कहते थे या फिर तो इंदोस कह लो। और इसी से नाम निकल कर आता है इंडिया। दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर। जो हमारा इंदस रिवर है उसका ईस्टर्न पार्ट को ये इंडिया कहते थे। द नेम भारत, भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग थे उनको ये भारत कहते थे एंड हु वर मेंशन्ड, और इनके बारे में ही ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। तो हमारा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आपके संस्कृत के कॉम्पोजिशन जो आपको देखने को मिलते हैं, अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन जो संस्कृत में है उसमें किसका नाम आपको मेंशन किया गया है? तो दैट इज ऋग्वेदा का नाम मेंशन्ड है। आज से 3500 साल पहले हमारा ये कॉम्पोजिशन तैयार हुआ था। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में इन्हीं दो नाम को हम अपने कंट्री के लिए यूज करने लग गए। ये क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट को कैसे पता करते हैं, फाइंड आउट हम कैसे करते हैं पास्ट के बारे में? तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम बहुत सारे तरीकों से अपने पास्ट को हम पता लगा सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। या तो आप वैसी किताबों को ढूंढो और उसे पढ़ो जो कि काफी साल पहले लिखी गई है। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं हाथ से लिखी हुई चीजों को, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। इसे हाथ से लिखा गया है तो उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। मनु हम कहते हैं हाथ को, हाथ का मतलब होता है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे इसको हम किसके ऊपर लिखते थे? तो इसको हम पाम लीफ के ऊपर लिखते थे, पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, या फिर तो जो पेड़ के छिलके होते हैं, खाल होती है, उसके ऊपर लिखा जाता था। नोन एज द, उसको हम बर्च कहते हैं, विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि आपको हिमालयाज में देखने को मिलता है। तो क्या पढ़ा हमने? आप बहुत सारे तरीके से आप पास्ट को निकाल सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप किताबों को ढूंढो और उसे पढ़ो। तो किताब कैसे? उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे। कई हजार साल पहले लोग अपने हाथों से लिखा करते थे। तो मनु का मतलब जो है वो है हैंड। तो हाथों से लिखे हुए दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढा गया। दीज वर यूजुअली, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे ये नॉर्मली पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था। और या फिर तो आप किसके ऊपर लिखते थे? या तो बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की खाल के ऊपर लिखा जाता था, जिसको हम बर्च के नाम से भी जानते हैं। और ये बार्क ऑफ अ ट्री कहाँ पे मिलते हैं? दैट इज हिमालयन रीजन में आपको वो देखने को मिलते हैं। ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट का एक पिक्चर है, इमेज है। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. काफी साल, अब देखो ये काफी साल पहले लिखे गए हैं, तो वो अब तक में ना ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो या तो इंसेक्ट्स खा गए हैं उसे, या तो वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कुछ जो बच गए हैं थोड़े बहुत, तो उसे मंदिरों में प्रिजर्व करके रखा गया है, या फिर तो मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इन ये जो बुक्स होते थे ना, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, इनके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अलग अलग चीजों के ऊपर आपको इसमें मेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। रिलीजियस हो गया, रिलीजियस बिलीव्स की बात कर लो, प्रैक्टिसेस की बात कर लो, राजा वगैरह कैसे रहा करते थे, उनकी जिंदगी कैसी होती थी, उन सब की बात कर लो। मेडिसिन के बारे में हो गया या फिर तो साइंस के बारे में हो गया, वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, उसके अलावा, ये सारी चीजों के अलावा आपको एपिक्स देखने को मिलेंगे। पोएम्स हो गया, प्लेज हो गए, ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर मेंशन दिखेंगी। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। काफी सारे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको संस्कृत में दिखेंगे, कुछ आपको प्राकृत लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। दो लैंग्वेज की बात करी हमने, एक तो हमारा संस्कृत है, दूसरा हमारा प्राकृत है, एंड तमिल, और साथ में हमारा एक तमिल भी है। तो हमारे ओल्डेस्ट जो हमारे लैंग्वेजेस की आप बात करते हो ना, तो वो हमारा संस्कृत, प्राकृत और तमिल है।
अच्छा, एक और चीज, जो प्राकृत लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी पीपल यूज किया करते थे। ऑर्डिनरी पीपल यूज किया करते थे प्राकृत लैंग्वेज को। दीज वर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन। अच्छा, उससे पहले तो ये है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। साथ ही में आप और कैसे पता लगा सकते हो अपने पास्ट के बारे में? फर्स्ट तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। आप इंस्क्रिप्शंस पढ़ के भी आप अपने हिस्ट्री का पता लगा सकते हो। दीज वर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन या फिर तो मेटल। ये इंस्क्रिप्शंस कैसे होते हैं? ये राइटिंग्स होती है किसी हार्ड सर्फेस के ऊपर, कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कि स्टोन हो गया या फिर तो मेटल्स हो गए, उनके ऊपर। जैसे कि इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, तो आप कंसिडर कर सकते हो कुतुब मीनार जाना। कुतुब मीनार में आपको आयरन पिलर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर काफी सारी चीजें इंस्क्राइब्ड है, आप उसे जाकर के देखना, बहुत अच्छा लगता है। इफ यू आर मतलब हिस्ट्री लवर हो आप, तो आपको अच्छा लगेगा वो चीज देख करके। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन होता क्या है? हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती है इसे, जनरली ये स्टोन या फिर तो मेटल के ऊपर होता है। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि जो राजा वगैरह होते थे वो अपने ऑर्डर्स वगैरह को इंस्क्राइब्ड करवाते थे, लिखवाते थे, so that जो लोग हैं वो उसे देख पाए, पढ़ पाए और उन ऑर्डर्स को ओबे कर पाए, उनका पालन कर पाए। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। और भी कई एग्जांपल्स हैं इंस्क्रिप्शंस के, जहाँ पे मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। जहाँ पे लोगों ने, मेन वुमेन साथ में किंग और क्वीन वगैरह की बात हो रही है, उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है कि क्या उन्होंने करा था। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो राजा होते थे वो अपने विक्ट्रीज, कोई बैटल थी उसमें वो जीत गए, विक्ट्री हासिल कर ली, तो वो एज अ रिकॉर्ड उसको रखने के लिए इंस्क्राइब करवाते थे, इंस्क्रिप्शंस का यूज किया करते थे। जैसे यहाँ पे हमने एक चीज ये पढ़ा ना कि किंग्स जो थे वो अपने ऑर्डर्स वगैरह को इंस्क्राइब करवाते थे, सो दैट उनकी जो जनता है, उनकी जो पब्लिक है, वो उसे पढ़ पाए, देख पाए और ओबे कर पाए। इसका सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है अशोका, जो कि हम जब मगध रीजन महाजनपद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे अशोका ये सारी चीजों को यूज किया करते थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आप जो हार्ड सरफेस पे जो राइटिंग्स हुआ करती थी उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और और साथ में इसकी डिफिकल्टीज क्या हुआ करती होंगी। एडवांटेजेस ये है कि लॉन्ग टाइम तक चलती होगी, ये लॉन्ग टर्म होता होगा, स्पैन इसका काफी टाइम तक। एक हार्ड सरफेस है, पत्थर पे आप लिख रहे हो, मेटल के ऊपर लिख रहे हो, काफी टाइम तक वो रहा होगा, रहता होगा वो सरफेस पे राइटिंग। और डिफिकल्टीज क्या होती होंगी? तो डिफिकल्टीज ये है कि हार्ड टू राइट होगा, हार्ड टू राइट होगा, मुश्किल होती होगी उसके ऊपर लिखने में, इंस्क्राइब करने में मुश्किल होती होगी किसी पत्थर के ऊपर या फिर तो किसी स्टोन के ऊपर। और दूसरा ये कि जब बहुत बार जो आपने, मान लो कोई मेटल का सरफेस पे आपने लिखा हुआ है, तो कुछ साल बाद उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, या फिर तो कोई भी ऐसा चीज जैसे काफी पानी पड़ जाता है तो वो खराब होने लग जाता है, तो अगर आप काफी साल के बाद आप उसे देखोगे तो वो हार्ड टू रीड होता है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। काफी ऐसी चीज, काफी और भी चीजें हैं जो कि बनाई गई हैं या यूज की गई हैं पास्ट में। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, और इन चीजों की पढ़ाई करना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना और उसकी पढ़ाई करने वाले लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड, एक स्टोन है, स्टोन के ऊपर आपको इंस्क्राइब किया हुआ दिख रहा है, काफी सारी चीजें हैं इसमें लिखी हुई। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। दे कौन? आर्कियोलॉजिस्ट की बात हो रही है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये सारी चीजों को पढ़ते हैं, उनके ऊपर एक स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? तो रिमेन्स, जो बची हुई होती है, बिल्डिंग्स के बचे हुए जो रिमेन्स होते हैं, वो जो कि स्टोन या ब्रिक से बनी हुई है, पेंटिंग्स की बात कर लो, स्कल्पचर की बात कर लो, इन सारी चीजों की ये स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। इवन वो अर्थ के अंदर से काफी सारी चीजों को एक्सकवेट करके निकालते हैं, टूल्स वगैरह निकालते हैं, वेपन हो गया, पॉट हो गया, पैन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीजों को ये निकाल करके उसके ऊपर स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। अब ये जो ऑब्जेक्ट निकालते हैं, एक्सकवेट करते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं, या तो वो मेटल के होते हैं, स्टोन्स के होते हैं, बोन के होते हैं, बेक्ड क्ले के होते हैं, या फिर तो मेटल के होते हैं। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई ये लोग करते हैं, स्टडी करते हैं। Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. Obviously बात है,
अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ है, इम्पेरिशेबल का मतलब है जो कि पेरिश ना हो पाए, पेरिश दैट इज वो सड़ ना पाए, खराब ना हो पाए, ऐसे सब्सटेंस से बनाई गई है तो वो काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है, वो रह जाती है और उसे स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, इवन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन्स की भी को भी देखते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं, चाहे वो बोन एनिमल की हो, बर्ड्स की हो, फिश की हो, to find out what people ate in past। इन सब चीजों को स्टडी करके हमें क्या मिलता है, हमें ये पता चलता है कि जो लोग हुआ करते होंगे पुराने जमाने में, तो जो लोग थे वो क्या खाया करते थे, उनकी जिंदगी क्या हुआ करती होगी, वो इन जानवरों के साथ, इन पक्षियों के साथ या इन फिश के साथ वो क्या किया करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, जो प्लांट रिमेन्स होते हैं, प्लांट के जो बचे कुचे चीजें होती हैं वो बहुत कम सर्वाइव कर पाती है, पेरिशेबल होता है, काफी जल्दी खराब हो जाता है ये। रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, लीव्स वगैरह बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दिस सर्वाइव इन अ चैड फॉर्म, अगर किसी ग्रेन या अगर किसी ग्रेन के सीड्स को, चाहे वो व्हीट हो गया या फिर तो राइस हो गई उसको, या फिर तो वुड हो गया, लकड़ी के पीसेस को जला दिया जाए तो वो चैड फॉर्म्स में होते हैं। चैड दैट इज टुकड़े टुकड़ों में आपको दिखेंगे, जले हुए टुकड़ों के फॉर्म में वो आपको देखते हैं, जिसको जिसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने दो चीजें देखी, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजों की पढ़ाई करते हैं, जो रिमेन्स हो जाती हैं, जो रिमेन्स होती हैं, बिल्डिंग्स की हो गई, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, वेपन हो गया, पॉट हो गया, और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं चाहे वो मेटल का बना हुआ हो, वो सबकी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर वो स्टडी करते हैं वो दो तरीके की होती है, एक होता है वैसे ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस से बनी हुई होती है, वैसी चीजों के ऊपर स्टडी करना आसान होता है क्योंकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर जाती है। और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह बोन्स की भी खोज करते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं, चाहे वो बोन्स एनिमल का हो, बर्ड का हो, फिश का हो, इनकी पढ़ाई करते हैं वो। और साथ ही साथ में प्लांट रिमेन्स की हम जब बात करते हैं तो जो प्लांट रिमेन्स होते हैं वो बहुत ही कम, बहुत रेयर चांस होता है कि वो सरवाइव कर लें। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जो ग्रेन्स होते हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनकी एग्जांपल ले लें, और जो हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी की पीसेस होते हैं, उनको आप जला देते हो ना तो वो लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, और अगर रह भी जाते हैं तो वो चैड फॉर्म्स में होते हैं, वे जले हुए टुकड़ों में आपको दिखेंगे, तो जिसके ऊपर आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट वी हैव दैट व्हाट डू डेट्स मीन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ना दैट व्हेन वाला, ये उसका टॉपिक है। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something। अगर कोई आज के दिन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई डेट बताओ तो मुझे, तो आप क्या बोलोगे, दैट वॉट एवर द डे यू आर हैविंग, दैट मान लो आज का दिन है 30th ऑफ मार्च 2025, तो ये हमने बोला कि दैट 30 मार्च 2025 दिस इज द डेट, आज के दिन में हम ये बोल रहे हैं। These years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। ये जो डेट होता है ये जनरली हम किसको असाइन करते हैं, ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ये हम बोलते हैं क्रिश्चियन एरा चल रहा है, तो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी कौन है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बात की गई है, तो हम जनरली इससे हम असाइन करते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर मैंने 2025 बोला है तो आफ्टर तो 2025 years after the birth of जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 2025 साल बाद में हम अभी ये सेशन कर रहे हैं। सो 2000 मीन्स 2000 years after the birth of Christ। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on। और जितनी भी डेट ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले की डेट्स है उसे हम बैकवर्ड फॉर्म में देखते हैं। पहले 2015 आएगा, फिर 2014, फिर 2013, इस तरीके से होता है, और जनरली उनके आगे हम बीसी ऐड कर देते हैं, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, हम उसके आगे ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे कि 215 बीसी दैट इज बिफोर क्राइस्ट के 215, बिफोर क्राइस्ट 215। इसका मतलब है क्राइस्ट के जन्म से 215 साल पहले की बात हो रही है। लेटर्स विद डेट्स, अब जो ये लेटर्स हमने जो देखा अभी, जैसे कि ये बीसी है, कहीं कहीं पे आपको एडी भी देखने को मिलता है, तो ये लेटर्स का मतलब क्या होता है हम ये समझ रहे हैं कि लेटर्स विद डेट्स,
BC stands for before Christ, अभी हम पढ़ के आए हैं. You will sometimes find AD before dates. कभी कभी ना आपको डेट्स में AD भी देखने को मिलेगी. तो this stands for two Latin words. इसका मतलब तो समझो पहले. Anno Domini होता है ये, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड के साल की बात हो रही है ये. दैट इज क्राइस्ट, इसको हम क्राइस्ट एरा भी कहते हैं, CE जिसको हम कहते हैं. We are living in after the birth of Christ and BC is before Christ. and यहाँ पे हम बात कर रहे हैं AD के बारे में. तो AD is basically Christ era, that is in the year of the Lord. 2012 can be written as AD 2012. इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज इसको हम कभी कभी CE भी बोलते हैं, क्राइस्ट एरा भी बोलते हैं. तो अभी जो हमारा चल रहा है, जो हम अभी प्रेजेंट एरा में है, दैट इज क्राइस्ट एरा में है हम. दैट अगर आप 2025 बोल रहे हो तो दैट इज आप अपने क्राइस्ट एरा में हो, अपने ईयर ऑफ लॉर्ड वाले एरा में हो, कि अब आपके जो जीसस हैं उनका जन्म हो चुका है, उसके बाद वाले एरा में हो आप, तो हम इसको बोलते हैं क्राइस्ट एरा चल रहा है अभी 2025. अपने क्राइस्ट का जब जन्म हो गया, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2025 साल के बाद हम बात कर रहे हैं. समटाइम्स CE इज यूज्ड, सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज. तो हम जो ये 2012 की बात कर रहे हैं, इसको हम AD 2012 लिख सकते हैं. जैसे अभी हम अपने एग्जाम्पल में हमने 2025 की बात की है, तो इसको हम लिख सकते हैं AD 2020. समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD. ऑलरेडी मैंने अभी ऊपर बता दिया दैट AD को ही हम CE भी कहते हैं, एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC. और BC की जगह पे आप BCE बोल सकते हो, दैट इज मैंने बोला ना 215 BC, तो आप 215 BCE भी बोल सकते हो. एक ही बात है, बिफोर क्रिश्चियन एरा. द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा. आप जो CE वर्ड यूज करते हो दैट इज क्राइस्ट एरा या फिर तो कॉमन एरा, एंड BCE बिफोर कॉमन एरा. वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि आज के टाइम में वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में क्रिश्चियन एरा को कंसिडर किया जाता है, इस वजह से हम इसको CE बोलते हैं. एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीन्स, और बहुत बार आपको BP भी देखने को मिलेगा. तो BP इज बेसिकली बिफोर प्रेजेंट. बिफोर प्रेजेंट उसका मतलब होता है, और ये कहीं कहीं पे आपको देखने को ये भी मिल सकता है. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले तो हमने पढ़ा BC, फिर पढ़ा हमने AD, और साथ में हमने पढ़ा BP. BC को ही हम BCE भी कहते हैं, AD को हम CE कहते हैं. BC या फिर तो BCE जो होता है, वो पहला फीचर इसका ये है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इसके डेट्स चलते हैं. बैकवर्ड होता है ये. 2215 आएगा, फिर 214 आएगा, फिर 213 आएगा. जैसे अभी आप मूविंग फॉरवर्ड हो, 2025 चल रहा है, फिर 2026 चलेगा, फिर 27 चलेगा, ये बैकवर्ड में मूव करता है. सेकेंड जो होता है, इसका मतलब होता है क्राइस्ट एरा. कॉमन एरा से पहले की बात की गई है कि आपके जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इतने साल पहले, जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने 215 BC, तो क्राइस्ट के बर्थ से 215 साल पहले की बात हो रही है, ऐसे हम देखते हैं. AD अन्नो डोमिनी की बात कर रहे हैं या फिर तो कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात करते हैं अभी प्रेजेंट की बात हो रही है. जैसे लेट्स से 2025 है, तो दिस इज कॉमन एरा. आप क्या करते हो, या तो आप 2025 AD लिखते हो, या फिर तो नॉर्मल अभी. और AD हम इसलिए लिखते हैं, CE या AD हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, वो क्रिश्चियन एरा अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम क्रिश्चियन एरा में हैं, तो इस वजह से हम भी इसे AD में ही कंसिडर करते हैं. ये हमारा फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ ये बढ़ता जाता है. ये क्राइस्ट एरा से इतने साल बाद, दैट इज 2025 ईयर्स हो चुके हैं क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए हुए, तो हम बोलते हैं 2025 AD. BP होता है हमारा जनरली बिफोर प्रेजेंट. बिफोर प्रेजेंट आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं कि लेट्स से 2000 BP. तो आज से प्रेजेंट से 2000 पुराने की बात हो रही है, 2000 साल पहले की बात हो रही है. 2000 ईयर्स एगो को हम 2000 BP कहते हैं. तो ये 3 डेट्स आपके बुक में मेंशन किया गया है NCERT को. NCERT में मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना. खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी डेट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है. अच्छा, यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हम शुरू करेंगे. आपके NCERT के बुक में ही ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उससे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. जो भी हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड ही ये, कोई भी ऑफ टॉपिक नहीं है इसमें. तो फर्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग्स है.
हमारे पास नर्मदा वैली है, मगध है, गारो हिल्स है, इंदस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज है और गंगा वैली है। तो नर्मदा वैली और ऑप्शंस में है द फर्स्ट बिग किंगडम। हमें पता है द फर्स्ट बिग किंगडम मगध में हमें देखने को मिला था। ऐसे ले लो ए बी सी डी ई। फर्स्ट बिग किंगडम हमें मगध में देखने को मिला था, दैट इज बी है ये तो। हंटिंग एंड गैदरिंग हमें कहाँ पे देखने को मिला? नर्मदा, सबसे पहले हमें नर्मदा वैली के बैंक्स में हमें देखने को मिला था। दिस इज ए। सिटी इज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो दिस इज गंगा वैली में हमें देखने को मिला ये। अर्ली एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो अर्ली एग्रीकल्चर हमें गारो हिल्स में देखने को मिला था। याद है सेंट्रल इंडिया हमने पढ़ा था, गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया। सी हो गया ये हमारा। उसके बाद है फर्स्ट सिटीज हमें कहाँ पे देखने को मिला, तो ये क्लियर आंसर है, दैट इज इंडस में हमें ये डी। वापस से एक बार देख लें। तो ये हमारा पूरा था मैचअप। नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है, एक मेजर डिफरेंस बताना। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे ये रिटन बाय हैंड्स हुआ करते थे, रिटन बाय हैंड्स हुआ करते थे। इंस्क्रिप्शंस जो होते थे ये खुद से लिखते नहीं थे, लिखवाया जाता था, रिटन बाय सम अदर आर्टिस्ट वगैरह आकर के लिख के जाते थे। दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे वो पाम लीफ के ऊपर लिखे जाते थे, पाम लीफ या फिर तो बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर लिखा जाता था, जिसको बर्च कहते थे, ट्रीज के ऊपर लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन ऑन हार्ड सरफेस लिखा जाता था, हार्ड सरफेस जैसे कि मेटल हो गया या स्टोन हो गया, उसके ऊपर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? ऐसा क्यों था? क्या आपको लगता है कि ऑर्डिनरी मेन और वुमेन जो थे वो जनरली क्यों अपने रिकॉर्ड्स को नहीं रखते थे, जबकि हमने पढ़ा अपने चैप्टर में कि किंग और क्वींस वगैरह जो थे वो अपने रिकॉर्ड्स को रखते थे एज इंस्क्रिप्शन या फिर तो मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो पहला तो ये हो सकता है कि इलिटरेसी थी उस टाइम पीरियड पे, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, कांट रीड और राइट, रीड कर सकते थे, कांट राइट। सेकंड वी हैव कि मटेरियल्स नहीं होते होंगे उनके पास, सब उतने रिच नहीं होते होंगे कि वो इन सब चीजों को कर पाए। थर्ड वी हैव कि जो ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह हुआ करते थे उसके लिए स्क्राइब्स की जरूरत पड़ती थी। स्क्राइब्स जो कि लिखे उसके ऊपर, एक आर्टिस्टिक स्किल होता है कि आप किसी मेटल के ऊपर या स्टोन के ऊपर आप लिख रहे हो, तो सब वो काम नहीं कर सकते थे और इसको हायर करना हो सकता है वो पॉसिबल नहीं हो ऑर्डिनरी मेल और फीमेल में। फोर्थ वी हैव कि उनके अंदर एक हिस्टोरिकल सेंस नहीं था, दैट हिस्टोरिकल सेंस नहीं था उनके अंदर कि भाई ये सारी चीजों को भी हम रखें और आगे आने वाले टाइम में इन सारी चीजों की भी जरूरत कभी पड़ेगी, लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, लोगों को जानने की उत्सुकता हो सकती है, ये सारी चीजें उनके अंदर नहीं होगी। फिफ्थ दैट बिजी इन सर्वाइवल, लोग बिजी थे कि भाई हम अपने सर्वाइवल के लिए ही काम कर ले वही बहुत है। ये कुछ चीजें हो सकती है कि क्यों ऑर्डिनरी मेन और वुमेन अपने रिकॉर्ड्स को नहीं रखा करते थे। फिफ्थ सिक्स्थ हम ये बोल सकते हैं कि जो किंग्स और क्वींस वगैरह होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे। उन्हें दिखाना होता था कि भाई जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि वो अपने ऑर्डर्स वगैरह को लिखवाते थे, ऑर्डर्स रिटर्न हमें दिखे थे वहां पे। तो हो सकता है वो अपने ऑर्डर्स को, तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी मैन और वेमेन थे उनको लगता होगा कि भाई ये तो ऑर्डर्स वगैरह के लिए होता है, हम किसको ही ऑर्डर दे तो जो हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऑप्शंस, ये कुछ रीजंस हो सकते थे। एज अर्लियर स्टेटेड, मैंने बोला था कि एग्जाम रिलेटेड मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि वो कौन कौन से लैंग्वेजेस थे जिसको हम एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट में देख सकते हैं। एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें कौन कौन से लैंग्वेजेस देखने को मिले। तो फर्स्ट जो थे वो तो हमारा संस्कृत था। सेकंड वी हैव प्राकृत, जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस थे, जो कि नॉर्मल लोग बोला करते थे। एंड द थर्ड वन इज तमिल। तो जो एंशियंट लैंग्वेजेस की हम जब बात करते हैं, आपके एमसीक्यू में बहुत बार आ सकता है दैट एंशियंट लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो इनमें से कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं या नहीं है। तो इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में हो तो आप उसे मार्क करोगे। सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमारा मगध है, मगध किंगडम है, वो कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो आंसर इज गंगा, गंगा रिवर के बैंक के ऊपर ये सिचुएटेड है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऋग्वेदा की हम जब बात करते हैं
ऋग्वेदा जो कि अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? दैट इज संस्कृत। दैट इज संस्कृत लैंग्वेज में इसे लिखी गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा गारो हिल्स है वो कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड है? कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है? तो दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। फिफ्थ वी हैव जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो किनके ऊपर लिखे जाते हैं? तो वो पाम लीव्स के ऊपर एंड या फिर तो बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर लिखे जाते हैं। और वहीं अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें, इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो वो हार्ड सरफेस हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन्स हो गए या फिर तो मेटल हो गए उसके ऊपर लिखे जाते हैं। 7 जो ग्रीस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो दिस इज इन यूरोप। बहुत ही बेसिक चैप्टर था ये। तो ये हमारे टोटल 7 क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। That's it for the day guys. Thank you for watching this video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. If yes, then do like this video and subscribe to our channel for more sessions.